हेलो। लास्ट क्लास में मैंने आपको एक फार्मूला सिखाया था एक्सेलरेशन कैलकुलेट करने का। याद है क्या था फार्मूला? ए इज इक्वल टू एक्सेलरेशन इक्वल टू वी इंटू डी वी डिवाइडेड बाई डी एक्स। ये कब यूज करना है? ये आपको तब यूज करना है जब वेलोसिटी एक्स के टर्म में हो, मतलब डिस्प्लेसमेंट के साथ में हो। हर एक अलग अलग डिस्प्लेसमेंट हो। जब डिस्प्लेसमेंट 5 है तब वेलोसिटी कितना है, 6 है तब कितना, 7 है तब कितना है। मतलब जैसे जैसे एक्सेलरेशन चेंज होगा, सॉरी, जैसे जैसे पोजीशन चेंज होगी, मतलब डिस्प्लेसमेंट मींस एक्स चेंज होगा, वैसे वैसे हर एक एक्स पर कुछ ना कुछ अलग अलग वेलोसिटी हो सकती है। या तो ये भी हो सकता है कि वेलोसिटी कांस्टेंट हो, मतलब हर एक एक्स पर वेलोसिटी कांस्टेंट। अगर कांस्टेंट है वेलोसिटी तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होगा? जीरो हो जाएगा, यानी एक्सेलरेशन कितना होगा? जीरो होगा। अगर वेलोसिटी बदल ही नहीं रही है यानी एक्सेलरेशन नहीं है। ठीक है, तो कांस्टेंट भी हो सकती है और फंक्शन भी हो सकता है, मतलब एक्स का फंक्शन। फंक्शन का मतलब कैसे? जैसे कि लास्ट क्लास में मैंने आपको ऐसे दिया था, वेलोसिटी इज इक्वल टू एक्स टू द पावर 3। तो अगर ऐसा वेलोसिटी देकर है तो इससे हम लोग डीवी बाई डी एक्स निकाल सकते हैं। डीवी बाई डी एक्स क्या होगा आपका? डीवी बाई डी एक्स इक्वल टू हो जाएगा डेरिवेटिव ऑफ वी विद रिस्पेक्ट टू एक्स, दैट मीन्स डेरिवेटिव ऑफ एक्स क्यूब विद रिस्पेक्ट टू एक्स। एक्स क्यूब का जब एक्स के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे तो आपको मिलेगा 3 इंटू एक्स टू दावर 3 माइनस 1 दैट इज 2। तो 3 इंटू एक्स टू पावर 2 ये हो गया आपका एक्स के रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट में वी का, एक्स के रिस्पेक्ट में वी का डेरिवेटिव। तो आपको मिल गया 3x²। अब इस 3x² यानी dv बाई डी एक्स की वैल्यू अगर मैं यहाँ पर डाल देता हूँ तो अपने को a मिल जाएगा, यानी a इक्वल टू मिलेगा v इंटू डी बाई डी एक्स। वी का वैल्यू v इंटू डी वी डिवाइडेड बाई डी एक्स। ओके, जो v जो है वो देकर है आपको x³ और dv बाई डी एक्स क्या आया? dv बाई डी एक्स आया 3x²। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो मिलेगा 3 इंटू एक्स टू दावर, बड़े ऐड हो जाती है ना पावर मल्टीप्लीकेशन में, 5। फिर x आपको क्वेश्चन में दिया है, जैसे मैंने 10 मीटर, 1 मीटर, 5 मीटर वो डाल देंगे, उस x पर आपको a का वैल्यू मिल जाएगा। यानी कि एक्सेलरेशन को हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं किसकी हेल्प से? अगर वेलोसिटी x का फंक्शन x के टर्म में, ठीक है। अब देखो, इसी चीज का, इसी कंसेप्ट का यूज करके ग्राफ भी पूछा जाता है। मानिए कि अपने को एक ग्राफ दिया गया है जिसमें वेलोसिटी और टाइम का नहीं, वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ का एरिया क्या देता है? एक्सेलरेशन, सॉरी डिस्प्लेसमेंट। और वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ का स्लोप क्या देता है? एक्सेलरेशन। स्लोप देता है एक्सेलरेशन और एरिया देता है डिस्प्लेसमेंट। ऊपर का पॉजिटिव रहता है, नीचे का निगेटिव रहता है। ओके, नीचे वाला मतलब नेगेटिव वेलोसिटी बताता है पार्टिकल वापस आ रहा है। तो ये था वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ। लेकिन अगर बाई चांस वेलोसिटी वर्सेस डिस्प्लेसमेंट ग्राफ देकर है, ठीक है, यानी अलग अलग डिस्प्लेसमेंट पर, अलग अलग एक्स की वैल्यू पर जो पार्टिकल है उस पार्टिकल की वेलोसिटी कुछ इस तरीके से आपको गिवन है। मान लिया कि ये आपका 10 मीटर और यहाँ पर है 20 मीटर, 10 मीटर 20 मीटर, और यहाँ पर एक्सेलरेशन की वेलोसिटी की वैल्यू 2 मीटर पर सेकेंड, 10 पर है 1 मीटर पर सेकेंड। इस तरीके से वेलोसिटी मीटर पर सेकेंड में, और ये जो x है ये है अपना मीटर में। तो अगर मान लीजिए कि ग्राफ को देखकर अपने को फाइंड करना है एक्सेलरेशन, तो यहाँ पर एक्सेलरेशन की वैल्यू किसी पर्टिकुलर टाइम पर पूछेंगे वो आपसे, ठीक है। मान लीजिए कि आपको फाइंड करना है, फाइंड एक्सेलरेशन एट x इक्वल टू 10 मीटर, x इक्वल टू 10 मीटर। तो पर्टिकुलर पोजीशन पर, टाइम नहीं एक्चुअली, सॉरी मुझे पोजीशन बोलना चाहिए, पर्टिकुलर पोजीशन पर। और पर्टिकुलर पोजीशन भी कोई पर्टिकुलर टाइम पर होगी, वो भी कुछ रिलेट करा सकते हैं कि मानिए अलग से दे दें, वो आपको अलग से दे दें, क्या ऐसा दे दें कि x जो है वो टाइम का फंक्शन है और x की वैल्यू कुछ ऐसे दे दें यहाँ पर कुछ बनाकर,
और बोले मतलब 5 इंटू टी, मतलब ये मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ कुछ भी, तो टाइम बोले कि मान लीजिए टाइम टी इज इक्वल टू 1 सेकेंड पर बताओ एक्स क्या है, तो 1 सेकेंड पर एक्स कितना है 5 है, या चलो 2 सेकेंड पर एक्स क्या होगा 10 होगा। तो जब एक्स 10 होगा तब एक्सेलरेशन क्या होगा, तो जब एक्स 10 होगा तो वी कितना है 1 है, जब एक्स 10 है तो वी 1 है, और जब वी 1 है तो आपको बताना है कि एक्सेलरेशन क्या है। ये मैंने जस्ट एग्जांपल दिया, वो इस टाइम मैच नहीं कर रहा है, इसके लिए टाइम का फंक्शन बन के आता वो भी हम निकालना हम सीखेंगे, ठीक है। अब मिक्सअप मत किया करो, कभी कभी कोई चीजें ऐसी बोल दी जाती हैं लेकिन एग्जैक्ट मैच नहीं कर रहा होता है, ठीक। जस्ट मैंने एक एग्जांपल दिया कि वो आपको टाइम का फंक्शन बना के भी दे सकते हैं लेकिन वो एग्जैक्ट होगा, ऐसा रैंडम नहीं जो मैंने अभी रैंडम लिया। तो उधर क्या होगा कि उस टाइम से एक्स मिलेगा, और एक्स से ये एक्स मिल गया आपको, तो एक्स से फिर बी मिल जाएगा, तो आपको इस एक्स पर निकालना है एक्सेलरेशन। तो इस वाले एक्स पर v पता है 1 है, इस वाले एक्स पर 10 मीटर पर वेलोसिटी 1 मीटर पर सेकेंड, और आपको इसी वाले एक्स पर निकालना है एक्सेलरेशन। तो जैसे ही आपको पता चल गया कि हमारे पास वेलोसिटी और एक्स में रिलेशन है, यानी वेलोसिटी और एक्स आपस में रिलेटेड है, दैट मीन्स वेलोसिटी एक्स का फंक्शन है और एक्स का फंक्शन है, तो एक्सेलरेशन को dv बाई dt ना कर कर हम क्या लिखेंगे v इंटू dv बाई dx, और अब dv बाई dx की वैल्यू पता कर लेंगे। तो dv बाई dx की वैल्यू यहां पर अगर देखा जाए तो बताओ dv बाई dx v वर्सेस x ग्राफ का क्या होगा, dv बाई dx इस ग्राफ का क्या स्लोप होगा, स्लोप मतलब टेन थीटा होगा, मतलब ये एंगल अगर थीटा है तो टेन थीटा dv बाई dx होगा। क्या dv बाई dx आप निकाल सकते हो, टेन थीटा क्या हो जाएगा, यहाँ पर है 2 और यहाँ पर है 20, यानी अपोजिट साइड है 2, एडजेसेंट साइड है 20, दैट मीन्स टेन थीटा की वैल्यू होगी 2/20, या फिर छोटे वाले ट्रायंगल से 1/10 कर सकते हो, तो ये हो गया 2/20, 0.1 आ गया, 0.1 आ गया आपका dv बाई dx। और ये देखो पूरे ग्राफ के लिए हर जगह के लिए सेम है क्योंकि स्ट्रेट लाइन ग्राफ है, यानी dv बाई dx फिक्स वैल्यू का है जो कि है 0.1। इसकी वैल्यू यहाँ पर अगर डाल देते हैं तो मैं क्या लिख सकता हूँ कि जो मेरा जो एक्सेलरेशन है वो है 0.1 इंटू वेलोसिटी। अब पूछा क्या जा रहा है, आपसे पूछा जा रहा है एट x इक्वल टू 10, तो x इक्वल टू 10 पर v ग्राफ से पता चल रहा है, x इक्वल टू 10 पर v ग्राफ से पता चल रहा है, जो कि आपको देकर है x इक्वल टू 10 पर जो v है वो पता चल रहा है कितना, इधर ग्राफ से 1 मीटर पर सेकेंड, 10 मीटर पर। अगर 10 मीटर पर 1 मीटर पर सेकेंड v है, ठीक है, तो इसी 10 मीटर पर a क्या होगा हम बता सकते हैं, क्योंकि इस 10 पर v 1 है तो v को यहां डालेंगे तो आपको a मिल जाएगा, a की वैल्यू होगी 0.1 इंटू 1 दैट इज इक्वल टू 0.1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अच्छा, मैं इसी क्वेश्चन में अगर मैं 20 मीटर पर पूछूं आपसे, अगर मैं पूछूं एट x इक्वल टू 20, तो बताओ 20 पर v कितना है, 20 पर v है 2, 20 पर v 2 है, तो 20 पर इसी 20 पर a का वैल्यू क्या होगा, तो 0.1 इंटू 2, 0.1 इंटू 2। ये देखो v बदल दिया मैंने, v चेंज किया, पॉइंट पहले 1 मीटर पर सेकेंड लिया था, अभी मैंने क्या लिया 1 की जगह अभी कितना लिया 2 लिया, v चेंज किया, लेकिन ये वाला टर्म जो 0.1 है दैट मीन्स dv बाई dx की वैल्यू डाली मैंने 0.1, v इंटू dv बाई dx की वैल्यू 0.1 डाली मैंने यहां से, ये 0.1 है, तो जो 0.1 मैंने वहां पर पुट किया है वो चेंज नहीं हो रहा। क्यों चेंज नहीं हो रहा है, क्योंकि ये ग्राफ स्ट्रेट लाइन ग्राफ है, अगर ये ऐसा कर्व दिया होता तो उस वाले x पर आपको स्लोप निकालना पड़ता। चलो मैं एक बना देता हूं, लेकिन फिर आपको टेन थीटा वगैरह देंगे। सपोज इसी क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट है, सब कुछ सेम है लेकिन ग्राफ कुछ रैंडम टाइप का ऐसा ग्राफ है, ये है आपका 10 और यहाँ पर है 20। इवन ये जो वेलोसिटी वो भी गिवन है, 10 की वेलोसिटी है 1 मीटर पर सेकेंड और 20 की वेलोसिटी है 2, लेकिन ग्राफ कुछ ऐसा है।
यानी अब हम बोलेंगे कि जो हमारा dv डिवाइडेड बाई dx है ये एक जैसा सलीका नहीं होगा, पूरे कर्व के लिए बदलेगा। तो अगर क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि एट x इक्वल टू 1, मतलब उसी का सेकेंड पार्ट कर लो, सेकेंड पार्ट क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट, x इक्वल टू कितना 10 पर अगर पूछा जा रहा है कि 10 मीटर पर बताओ कि एक्सेलरेशन क्या है, तो हम लोग क्या करेंगे 10 मीटर पर अलग से dv बाई dx निकालेंगे, क्योंकि एक्सेलरेशन का फार्मूला क्या है v dv बाई dx। तो हम लोग 10 सेकेंड का ये वाला वैल्यू निकालेंगे और 10 मीटर बोलना चाहिए, क्योंकि हमारा ये x का ग्राफ है, यहाँ x लिख देना, मीटर में टाइम नहीं लिखना। v वेलोसिटी वर्सेस x ग्राफ है, वेलोसिटी वर्सेस पोजीशन ग्राफ है, ठीक है। ओके अच्छा, लास्ट क्लास में जो मैंने जो आपको टेस्ट रखा है, टुमारो जो टेस्ट है आपका, उस टेस्ट में शुरुआत का भी आ रहा है। एक दो बच्चों ने पूछा कि शुरुआत का नहीं आएगा क्या, सिर्फ ग्राफ आएगा, और शुरुआत का भी आएगा ना, वो क्या, वो तो आसान वाला पार्ट है, उसमें है क्या कि रेस्ट मोशन और ये सब चीजें, वो तो बहुत पहले पड़ी हुई है ना आपने, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, एवरेज वेलोसिटी वगैरह का एक दो फार्मूला था वो, ठीक है। उस पर बेस्ड क्वेश्चन जो आएंगे वो तो आएंगे ही आएंगे, और ग्राफ भी आएगा, ठीक है। मतलब मैं जो लिखा मैंने वो आप ये समझिए कि मैंने ग्राफ लिखा है, मेरा मतलब था टिल ग्राफ, तो आप टिल ग्राफ अनटिल ग्राफ मतलब अप टू ग्राफ कंसीडर करिए, मतलब लास्ट आज की क्लास भी कंसीडर करनी है आपको, आज की क्लास अब तक जो पढ़ाया गया सब आने वाला टेस्ट में, ठीक है। ओके तो जिनका पेंडिंग चल रहा है वो कवर कर लो, ओके। मैसेज भी डालना पड़ेगा, पेंडिंग वाला वीडियो ही नहीं देखेगा तो क्या फायदा। हाँ तो ये जो है आपका इस वाले क्वेश्चन के लिए v dv बाई dx में dv बाई dx आपको कैलकुलेट करना है। कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो इस वाले 10 मीटर पर ये वैल्यू अलग से कैलकुलेट करनी है, ये भी ये पता चल रहा है। 10 मीटर पर देखिए कितना 1, क्या है 1 वेलोसिटी। अब dv बाई dx इसी 10 मीटर पर पता चलिए, तो इस 10 मीटर पर ये जो पॉइंट बन रहा है इस पर एक टेंजेंट ड्रॉ करो, टेंजेंट ऐसा आ रहा है, अगर टेंजेंट ऐसा आ रहा है तो इस वाले 10 मीटर पर हम लिख सकते हैं एट x इक्वल टू 10 मीटर dv डिवाइडेड बाई dx इज 0। कैसे 0? 10 0 0 हो गया, और अगर ऐसा है तो v 1 हो लेकिन ये 0 है तो एक्सेशन कितना होगा 0 होगा, यानी इस वाले क्वेश्चन में एक्सेशन 0 आएगा। अब अगर मान लिया कि मैं पूछूं 20 पर क्या होगा, तो देखो 20 पर v तो गिवन है, लेकिन dv बाई ds कैलकुलेट करने के लिए एंगल dv बाई ds के लिए जो एंगल है वो अलग होगा। तो कैसे निकालते हैं हम लोग, टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, इस वाले पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, ऐसे टेंजेंट जा रही होगी, ये टेंजेंट को नीचे बढ़ाएंगे अगर, तो एक्स एक्सिस पर जहां पर भी कट करेगी पॉजिटिव साइड से, ऐसे इस सेंस में हम लोग एंगल लेंगे। एंगल मानिए कि थीटा आ रहा है, तो इस वाले एक्स पर, किस एक्स पर 20 मीटर पर जो dv डिवाइडेड बाई dx है इसका वैल्यू होगा 10 थीटा। अब थीटा क्वेश्चन में गिवन करेंगे वो जानबूझकर, ऐसे डॉटेड लाइन आएगी आपको और थीटा की वैल्यू गिवन होगी, मान लीजिए थीटा की वैल्यू है 60 डिग्री, गिवन रहेगी, ठीक है, गिवन रहेगी। आप ऐसे नहीं निकाल सकते 10 थीटा, इसको ऐसे ज्वाइन करके नहीं निकाल सकते, वो गलत हो जाएगा। अब 10 थीटा के लिए ऐसा मत कर देना 2/20, गलत हो जाएगा। राइट एंगल ट्रायंगल कैसा बन रहा है, ऐसा राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, तो अपोजिट साइड ले सकते हो आप 2, लेकिन एडजेसेंट साइड ये है, तो या तो वो एंगल गिवन कर देंगे या फिर बोल देंगे ये कहाँ कट कर रहा है। मान लीजिए उन्होंने बोल दिया कि यहाँ कट कर रहा है 12 में कट कर रहा है, x इक्वल टू 12, ये यहाँ x 12 है और यहाँ x 20 है, तो ये कितना है 8, तब 10 थीटा क्या आ जाएगा, तब आ जाएगा 2/8। लेकिन मैं तब की बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूँ कि एंगल मेरे पता है मुझे कितना है 60 डिग्री। अगर एंगल 60 डिग्री है तो dv बाई dx हो जाएगा 10 60, डेट इज √3, और जैसे √3 ये मिल गया तो एक्सेशन हो जाएगा v इंटू dv डिवाइडेड बाई dx। v की वैल्यू है 20 पर 2, तो 2 इंटू dv बाई dx की वैल्यू है √3,
ओके, तो 2√3 एक्सेशन हो गया 2√3। ठीक है, यहां से अपने को एक्सेशन मिल चुका है। इस टाइप के क्वेश्चन अगर ग्राफ के आते हैं तो हम ऐसे सॉल्व कर लेंगे। अच्छा, अगर मान लीजिए कि आपको वेलोसिटी वर्सेस एक्स का ग्राफ दिया है और एक्सेलरेशन वर्सेस एक्स का ग्राफ पूछ रहे हैं। एक बार क्वेश्चन ऐसे आ चुका है कि वेलोसिटी वर्सेस एक्स का ग्राफ देकर है, ऐसे ग्राफ देकर है, ठीक है, और आपसे पूछ रहे हैं कि प्लॉट करिए एक्सेलरेशन वर्सेस एक्स ग्राफ, और ये एंगल फिक्स नहीं दिया था, 4 ऑप्शन। ये क्वेश्चन लिख लीजिए, राइट डाउन क्वेश्चन लिखिए आप, राइट डाउन। इफ वेलोसिटी वर्सेस एक्स ग्राफ इज एज फॉलोज, if velocity versus x graph is as follows, then identify acceleration versus x graph, then identify acceleration versus x graph। और 4 ऑप्शन दे रहा हूं मैं, इनमें से एक आपको आइडेंटिफाई करना है। जब भी इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, इवन इसी टाइप के ही क्वेश्चन आते हैं जिसमें एग्जैक्ट पॉइंट वगैरह नहीं गिवन होता कि 10 मीटर 2 मीटर 20 मीटर, ये कुछ गिवन नहीं होता, और आपको एक ऐसा एक दिया जाता है और उसके आप बाद में एक रफ डायग्राम आंसर वाला रहते हैं, और आपको एग्जैक्टली मैच करना होता है। मतलब क्या होगा कि एग्जैक्ट पॉइंट की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर मान लिया कि इससे एक्सेशन ग्राफ अगर स्ट्रेट लाइन आना है तो स्ट्रेट लाइन का एक ऑप्शन रखेंगे, बाकी के टेढ़े मेढ़े उल्टी सीधे रख देंगे, सर्किल बना देंगे, ठीक है, तो बाकी के ऑप्शन ऑटोमेटिक रिजेक्ट हो जाते हैं और एक ऑप्शन सिलेक्ट हो जाता है। तो उसमें एग्जैक्ट डेटा की जरूरत नहीं होती, क्योंकि बाकी तो ग्राफ बिल्कुल ही उल्टे सीधे हैं, ठीक। तो पॉइंट की जरूरत नहीं है कि 10 मीटर पर एक्सेशन कितना होगा, 10 पर एक्सेशन की वैल्यू, पर ऐसे पॉइंट एग्जैक्ट प्लॉट नहीं होता, तो अपने को रफ आइडिया लेना पड़ता है। तो जब भी रफ आइडिया लेना होता है तो अपने को यहाँ पर ऐसा पता होना चाहिए कि ये जो ग्राफ है ये स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन ही पासिंग थ्रू ऑरिजिन है। तो इसका इक्वेशन क्या होता है, तो मैंने बताया कि स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन आप याद कर लीजिए, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। एम क्या है, स्लोप है, सी है y एक्सिस पे कहाँ कट कर रहा है, तो यहाँ 0 पर कट कर रहा है। स्लोप क्या होगा, ये टेन थीटा होगा। टेन थीटा की कुछ वैल्यू आएगी जो कि अपने को नहीं पता चल रहा है, y की जगह v है, x की जगह x ही है, स्लोप पता चला, चलो मान लिया कि m है, लेकिन स्लोप कैसा है, कांस्टेंट है। कांस्टेंट कैसा है, ये देखो एंगल, कोई पर्टिकुलर एंगल बना होगा और स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन का जो ग्राफ स्लोप होता है वो कांस्टेंट होता है। तो स्ट्रेट लाइन का जो स्लोप है वो कांस्टेंट है, यानी कि ये हो गया एक स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन। अब अपने को यहाँ पर एक्सेलरेशन पता करना, तो एक्सेलरेशन होता है v इंटू dv डिवाइडेड बाई dx। ये dv बाई dx क्या है, स्लोप, इसकी वैल्यू कितनी, कांस्टेंट है, कितनी, m हमने एज्यूम की यहाँ पर, यहाँ m एज्यूम की अगर, तो ये v की जगह मैं डाल दे रहा हूँ ये वाला वैल्यू, यानी v की जगह क्या लिखूंगा मैं, m इंटू एक्स, और dv बाई dx क्या है, स्लोप, स्लोप की जगह मैं क्या लिखूंगा, फिर से m, यानी कि मैं क्या लिख सकता हूँ, मैं लिख सकता हूँ एक्सेलरेशन इज इक्वल टू m स्क्वायर इंटू एक्स। अब m क्या है, m है स्लोप, मान ली फिक्स वैल्यू है, ये आएगी मान ली कि 30 डिग्री है, 10 30 हो गया √3, तो √3 कांस्टेंट है, स्ट्रेट लाइन आ रहा है, तो यहाँ पर m स्क्वायर भी तो कांस्टेंट हो गया, थोड़ा सा ज्यादा वैल्यू पाया लेकिन आया तो कांस्टेंट आया, ठीक। अगर कांस्टेंट आया तो ये जो ग्राफ है एक्सेशन वर्सेस एक्स ग्राफ है, मतलब मैं 4 ग्राफ वोल्टेज रैंडमली बना दे रहा हूँ, चलो एक ऐसा बना दे रहा हूँ, दूसरा ऐसा बना दे रहा हूँ, तीसरा ऐसा बना दे रहा हूँ, चौथा ये कर देता हूँ, ऐसा कर दो, इधर ऐसे कट कर दो नीचे, मतलब शुरुआत में एक्सेशन निगेटिव और फिर बढ़ता है। ऐसे मैंने ग्राफ बना के दे दिया आपको, ठीक। तो इनमें से कौन सा करेक्ट होगा, तो अब अपने को ये रिलेशन ऐसे बनाना आना चाहिए फटाफट, और इसमें एग्जैक्ट वैल्यू नहीं लेके चलना, ऐसे रफ कि माने कि m है स्लोप कांस्टेंट है, तो ये एक्सेशन में क्या है, m स्क्वायर है, तो ये भी तो देखो y इक्वल टू m
इंटू एक्स प्लस सी आ गया, सी की जगह कितना 0 और एम की जगह क्या एम स्क्वायर, यानी इस वाले ये स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन हो गया, इस स्ट्रेट लाइन का स्लोप कितना हो गया एम स्क्वायर हो गया, वाई की जगह ए आ गया और एक्स की जगह एक्स आ गया, यानी वाई में ए एक्स में एक्स, तो वाई एक्सिस में कट करना चाहिए कहां पर 0 पर, यहाँ 0 पर कट कर रहा है, ये वाला गलत हो गया, ये हो सकता है और ये भी गलत हो गया, यानी सी और ए दो ऑप्शन बचे, क्यों, क्योंकि सी यहाँ नहीं है कौन भी, दैट मीन्स एक्स इक्वल टू 0 पर ए 0 आना चाहिए, ठीक है, जो प्लस में सी है वो कुछ भी नहीं है, 0 आ रहा है, कोई भी वैल्यू नहीं आ रही, तो स्ट्रेट लाइन है पासिंग थ्रू ऑरिजिन होगा, यानी ए ऑप्शन और सी ऑप्शन इन दोनों में, एम स्क्वायर कोई पॉजिटिव नंबर होगा, एम स्क्वायर अगर ये कोई पॉजिटिव नंबर है, ठीक है, तो ए इक्वल टू एम स्क्वायर इंटू एक्स, ए इक्वल टू एम स्क्वायर इंटू एक्स, तो यहां पर मैं एक्स की अगर वैल्यू डाल देता हूं, एक्स को अगर मैं 0 डाल देता हूं तो ए भी 0 आ रहा है, यानी यहां से पास कर रहा होगा, एक्स 0 पर ए 0, जैसे जैसे एक्स बढ़ेगा वैसे वैसे ए बढ़ेगा, तो एक स्ट्रेट लाइन आ गया पासिंग थ्रू ऑरिजिन आ गया, इसका स्लोप एम स्क्वायर है, तो एम स्क्वायर मतलब पॉजिटिव स्लोप, ऐसा वाला जाए, इस वाले ग्राफ का स्लोप कैसा है निगेटिव, इसको थोड़ा आगे बढ़ाओ, ये एंगल हो गया पॉजिटिव साइड से जो कि 90 से ज्यादा आ रहा है, मतलब स्लोप निगेटिव है, जबकि स्लोप अपने कैसा आ रहा है कोई पॉजिटिव वैल्यू आ रहा है, क्यों पॉजिटिव आ रहा है, क्योंकि ये जो m था ये पॉजिटिव था और उसमें भी स्क्वायर हो गया, अगर निगेटिव भी रहा होता तो भी स्क्वायर होने पर पॉजिटिव हो जाता, इसका मतलब जो अपना रिलेशन है वो कुछ इस तरीके से आ रहा है, तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ए पार्ट, ए पार्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसी का एक काम करो, ये फर्स्ट क्वेश्चन कर लीजिए, इसी का सेकेंड पार्ट कर लीजिए, पार्ट टू में ऑब्वियसली ग्राफ मुझे कुछ बदलना चाहिए, मैं इसको ग्राफ को चेंज कर दे रहा हूं, ये एक्स और ग्राफ में ऐसा कर दे रहा हूं, ऐसा कर रहा हूं, तो देखो जरा, अब मेरा v और x में जो रिलेशन होगा उसमें जो स्लोप है वो निगेटिव है, तो बेटर है कि आप या तो मन में सोचो कि ये निगेटिव है, ये m जो है वो निगेटिव मन में सोचो, या ऐसा सोच लो कि जो m है मैं m की वैल्यू एज्यूम कर ले रहा हूं सेकेंड क्वेश्चन के लिए, जो m है वो निगेटिव का, तो निगेटिव का कुछ निगेटिव का मान लिया कि m1 वैल्यू का है, ठीक है, जिससे कि निगेटिव का कंफ्यूजन होगा, आप निगेटिव का माइनस m भी लिख सकते हो, क्योंकि आपको एग्जैक्ट फिगर नहीं बताना, पॉइंट वाइज आपको क्या रफली एक आइडिया लेना, तो ये निगेटिव का है, तो मैं यहाँ पर निगेटिव स्लोप को मैं m की वैल्यू डाल दे रहा हूं -m1, अगले पार्ट के लिए ये क्वेश्चन बदल गया, चारों ऑप्शन सेम, आपको ऑप्शन सेम प्लॉट करने हैं, ठीक है, नया क्वेश्चन लिखना है, क्वेश्चन में ये डालना है और चार ऑप्शन बिल्कुल सेम टाइप के डालने हैं, ठीक है, और फिर यहाँ पर b की जगह अपना आ जाएगा -m1x, क्योंकि m क्या है स्लोप है, स्लोप यहाँ पर निगेटिव स्लोप है, इसको ऐसे आगे बढ़ाएंगे अगर, तो ये एंगल देखो पॉजिटिव एक्स एक्सिस से ये एंगल बन रहा है वो 90 से ज्यादा बन रहा है, तो m की जगह डाल दी -m1 इंटू एक्स, ठीक, तो a इक्वल टू v dv बाई dx, v की वैल्यू यहाँ पर डाल दी, तो ये क्या आ जाएगा -m1, अब स्लोप फिर से क्या है, स्लोप है अपना -m1, ठीक है, तो ये फिर से क्या आ गया m1 स्क्वायर इंटू एक्स आ गया, ओके, यानी एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ, एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ में जो एक्सेलरेशन है वो टाइम के एक्स के सॉरी एक्सेलरेशन वर्सेस एक्स ग्राफ में ये स्ट्रेट लाइन आएगा, एक्स 0 पर ए 0 आ रहा है, यानी पासिंग थ्रू ऑरिजिन होगा, यानी ऑप्शन भाई ए और सी मिलेंगे, इन दोनों में से एक ऑप्शन चूज करना है अपने को, लेकिन ये क्या हो गया निगेटिव पॉजिटिव, ये पॉजिटिव वैल्यू होगी m1 तो वैल्यू था ना, स्लोप था आपका -m1, तो m1 वैल्यू था, जैसे स्लोप आता है मानिए कि स्लोप आता है -√3 आता है, तो √3 m1 की जगह हो गया और माइनस माइनस दिख रहा है, ठीक है, ओके, जैसे मान लिया कि चलो ये वाला एंगल है 60, इधर 60, तो इधर कितना होगा, ये हो जाएगा 120, तो स्लोप m की वैल्यू हो जाएगी, स्लोप की वैल्यू हो जाएगी tan of 120, तो इसको क्या लिखेंगे -tan 60 डिग्री, ये एग्जाम्पल के लिए कर रहा हूं मैं, वैसे अपने को पता नहीं है कि एग्जैक्ट वैल्यू है क्या, बट ये पता चलिए कि माइनस में आएगा -√3 आएगा, इस टाइप से आएगा, तो m की m1 हो गया √3 स्लोप हो गया -√3, तो यहाँ पर माइनस ये क्या √3 है, तो वो माइनस माइनस हट चुका है, √3 का स्क्वायर 3 होगा, यानी कि ये कैसा आ गया
पॉजिटिव है, इसका स्लोप पॉजिटिव आ गया, यानी आंसर क्या होगा, फिर से ए पार्ट होगा। ठीक है, अब मैं थोड़ा सा इसको कठिन करने जा रहा हूं, इसी का थर्ड पार्ट कर दो, लेकिन वो थोड़ा सा कठिन रहेगा। ठीक है, और हो सकता है कि इनमें से कोई ऑप्शन नहीं हो, तो एक ऑप्शन मैं और अपने लिए हेल्प के लिए अपना एक बढ़ा दे रहा हूं, नन ऑफ दीज, मतलब कोई नहीं तो ये। ठीक है, अब मैं इसको क्वेश्चन में जो एक्सेशन वेलोसिटी वर्सेस एक्स का जो रिलेशन है उसको मैं ऐसा दे रहा हूं। ये जब मैं दे रहा हूं तो अब मुझे बताओ जरा, इस केस में वेलोसिटी वर्सेस एक्स ग्राफ का जो स्लोप है वो कैसा है, पॉजिटिव या निगेटिव? देखो निगेटिव है। ये एंगल मान लिया कि अपना अल्फा है, ये थीटा है, तो थीटा 90 से ज्यादा है, मतलब स्लोप निगेटिव है। स्लोप निगेटिव है, स्लोप जो tan थीटा है वो निगेटिव है, यानी कि माइनस टेन अल्फा के इक्वल है। मैंने इसको एज्यूम कर लिया -m1, स्लोप निगेटिव। वाई एक्सिस पर भी कट कर रहा है कहीं पर, मानिए यहाँ कट कर रहा है, इसका वैल्यू एज्यूम कर लो v0 पर कट कर रहा है। अगर v0 पर कट कर रहा है तो फिर इक्वेशन अब ऐसी नहीं आएगी, इसमें बदल जाएगा, m की जगह -m1, x की जगह x, y की जगह v और c v0 हो गया। ये हो गया आपका वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ x, वेलोसिटी x में रिलेशन ग्राफ को देखकर बनाया मैंने। अब मुझे एक्सेशन चाहिए, तो एक्सेशन होता है v dv/dx। चलो जरा वैल्यू डालते हैं, अगर वैल्यू डालते हैं तो एक्सेशन इक्वल टू v का वैल्यू ये वाला डाल दो, m1x प्लस v0 इंटू ये स्लोप कितना है -m1 मल्टीप्लाई कर देना, क्या मिलेगा, एक मिनट, ये माइनस छूट गया यहाँ पर, माइनस, ठीक है, यहाँ पर मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो क्या मिलेगा m1² इंटू एक्स, और जब ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो नेगेटिव का हो जाएगा, ये नेगेटिव का हो जाएगा। ओके, तो मिलेगा m1 इंटू v0। इस रिलेशन में देखो जरा, a का मैक्सिमम पावर 1 है, x का मैक्सिमम पावर 1 है, यही आ गया, y इक्वल टू mx प्लस c आ गया, c की जगह ये वाला वैल्यू जो कि निगेटिव है, यानी y एक्सिस में नीचे को कट करेगा, y एक्सिस में ऊपर कट नहीं करेगा, ये नीचे कट करेगा। और स्लोप कैसा है, स्लोप पॉजिटिव है, m1², स्लोप पॉजिटिव है, यानी पॉजिटिव स्लोप का मतलब कैसा हो गया, जो एंगल होना है वो एंगल पॉजिटिव स्लोप है तो 90 से कम रहना है, ऐसा एंगल रहना है, कहीं भी बनाओ वो अलग बात है, लेकिन एंगल कैसा होना है, 90 से कम होना है। ठीक है, जैसे यहाँ पे एंगल कितना था, 90 से ज्यादा था, तो स्लोप पॉजिटिव, एंगल 90 से कम होना है और वाई एक्सिस में नीचे कट करना है। तो देखो इसका स्लोप कैसा है, पॉजिटिव है, लेकिन कट कहाँ कर रहा है, 0 पर कर रहा है, इसका तो स्लोप निगेटिव हो गया, इसको हटा दो आप। ठीक है, ये वाला ग्राफ, इसका स्लोप कैसा है, इसका स्लोप निगेटिव है, स्लोप कैसा चाहिए अपने को, पॉजिटिव चाहिए, ये भी रॉन्ग हो गया। ठीक है, ये वाला, इसमें स्लोप कैसा है, इसको आगे बढ़ाओ थोड़ा सा, हाँ स्लोप पॉजिटिव है, और वाई एक्सिस में कहाँ कट कर रहा है, नीचे निगेटिव में कट कर रहा है, यानी यही आंसर होगा। दैट मीन शुरुआत में एक्सेशन निगेटिव x इक्वल टू 0 पर निगेटिव वैल्यू होगा, ये वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पर, m1 इंटू v0 वैल्यू रहेगी, बट वैल्यू गिवन ही नहीं अपने को, ना यहाँ गिवन है, ये v0 तो हमने एज्यूम किया अपना रिलेशन बनाने के लिए। ठीक है, गिवन क्वेश्चन ये एज्यूम कर रहे हैं, तो आंसर 4 ऑप्शन में भी ये गिवन नहीं होगा, मतलब आंसर क्या हो जाएगा आपका, डी पार्ट हो जाएगा, थर्ड का आंसर डी पार्ट हो जाएगा। ओके, स्पीकर खराब हो गया आज, पता नहीं क्या हो गया। हाँ, पैटर्न हेडिंग, एरिया अंडर कर्व, वैसे हम सीख चुके हैं, वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ का एरिया क्या था, डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ का एरिया क्या था, वेलोसिटी या फिर चेंज इन वेलोसिटी, कितनी वेलोसिटी में चेंज आ रहा है, बढ़ रही है कम हो रही है। एरिया अगर ऊपर होगा तो पॉजिटिव होगा, यानी वेलोसिटी बढ़ जाएगी, अगर ग्राफ के नीचे चला जाएगा वेलोसिटी निगेटिव वेलोसिटी हो जाएगा, तो एरिया निगेटिव आएगा, नीचे के एरिया निगेटिव कंसीडर करते हैं ना, तो नीचे के एरिया जब निगेटिव आएगा तो वेलोसिटी फिर निगेटिव है, इसका मतलब एरिया निगेटिव है, यानी कि जो एक्सेशन वर्सेस टाइम
ग्राफ का एरिया नेगेटिव मतलब वेलोसिटी कम हो रही होगी, एक्सेशन नेगेटिव मतलब रिटार्डेशन काम हो रहा होगा, तो वेलोसिटी डिक्रीज हो रही होगी। तो चेंज एरिया इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी, किसका एरिया, एक्सेशन वर्सेस टाइम ग्राफ। सिमिलरली वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ का एरिया डिस्प्लेसमेंट, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट। इनिशियल अगर शुरुआत में कुछ है डिस्प्लेसमेंट तो एरिया वाली वैल्यू के हिसाब से डिस्प्लेसमेंट बढ़ता जाता है। ओके, तो ये हो गया अपना डिस्प्लेसमेंट हो गया, एरिया ये सब हम लोग सीख चुके हैं। अब कोई भी जनरल ग्राफ है उसका एरिया कैसे निकालते हैं, तो राइट हेडिंग एरिया अंडर कर्व। एरिया अंडर कर्व, मान लीजिए ऐसा ही कोई कर्व देखे आप और ये y है ये x है, कर्व बहुत सिंपल से ऐसा दिया है, तो एरिया अंडर कर्व क्या हो जाएगा, इसका एरिया रेक्टेंगल रहेगा, सिंपल, ठीक है। लेकिन अगर ये जो कर्व है ऐसा सिंपल सा ना देकर अगर थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, मान लीजिए y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ग्राफ प्लॉट करते तो क्या ऐसा आता है ग्राफ, x इक्वल टू 1 पर y माना जाता है, x1 पर y माना जाता है, x2 पर y सीधा 4 हो जाता है, तो ऐसा इंक्रीजिंग ग्राफ आता है। अब इसका एरिया अंडर कर्व, मानिए चलो मुझे यहाँ तक के x का चाहिए, इस वाले x का चाहिए, ऐसा x बढ़ता जा रहा है, y बढ़ता जा रहा है, x की ये वाले x का चाहिए मुझे, इधर वाले x, ये चलो 2 का ही चाहिए, यानी यहाँ तक का चाहिए मुझे, 0 से लेकर 2 तक का एरिया चाहिए। तो ये एरिया कैसे निकालेंगे, तो हम क्या बोल रहे हैं कि अगर अपना सीधा ऐसा रेक्टेंगल होता तो एरिया क्या हो जाता, दिस वन इंटू दिस वन, मतलब यहाँ का y ये मान लीजिए पूरा 2 होता, तो 2 इंटू सीधा सीधा ये पूरा x ले लिया, 2 इंटू ये वाला x, ये मान लीजिए सपोर्टेड यहाँ पर 10, ओके। तो अगर ये 10 है तो 10 इंटू 2 रेक्टेंगल एरिया 2 इंटू 10 आ जाता है। लेकिन यहां पर अगर मैं ऐसे कर दूं डायरेक्टली, ये 4 है, अगर मैं एरिया इक्वल टू कर दूं 4 इंटू 2 तो ये गलत है। क्यों, अगर मैं 4 का एक ऐसा रेक्टेंगल करता हूं कंसीडर, अगर मैं ये पूरा एरिया लेता हूं 4 इंटू 2 तब सही है, 4 इंटू 2 इस पूरे का एरिया है, देखिए एरिया अंडर कर्व कौन सा है, सिर्फ ये वाला पार्ट, सिर्फ ये वाला पार्ट। अब इस वाले पार्ट का एरिया कैसे निकालेंगे, तो हम लोग करते क्या है कि यहाँ पर कोई भी एक x लिया, x की वैल्यू बदलने पर y बदल रहा है, तो x की वैल्यू कोई भी एक x लिया, x 0.1 0.2 1 2 कुछ भी ले सकते हैं, मान लीजिए x को मैंने 0.1 लिया, कोई भी x लिया, उस x पर y निकाला, कहां से y मिल जाएगा, उस पर्टिकुलर x पर y अगर कैलकुलेट करते हैं तो वो जो x है यहाँ डाल देंगे, ऐसे 1 डाला, y 1 आ जाएगा, 1 पर y 1। तो इस वाले x पर एक जनरल x लिया, उस पर y निकाला, और फिर हमने क्या कि छोटा सा एक रेक्टेंगल बनाया, बहुत छोटा सा ऐसा, और पतला सा एक छोटा सा एक रेक्टेंगल बनाया। इस रेक्टेंगल के लिए y निकाल चुके हम लोग, x की वैल्यू डालने पर जो y आ रहा है वो y निकाल चुके हैं। और मैंने ये जो छोटा सा लिया, इसकी थिकनेस मैंने बहुत कम ली, dx ली, तो अब इस छोटे से रेक्टेंगल का एरिया हम निकाल सकते हैं। ये जो छोटा सा जो रेक्टेंगल है, इसका जो एरिया होगा, इसका जो एरिया होगा वो एरिया हो जाएगा आपका इस छोटे से रेक्टेंगल का y इंटू थिकनेस। जैसे y इंटू ये 10 कर दिया था, ये 10 की जगह थिकनेस हमने कम ले लिया। क्यों कम लेना पड़ा, क्योंकि मेरा y इस छोटी सी थिकनेस के लिए तो y फिक्स है, ठीक है। अगर ज्यादा ले लेंगे तो y का वैल्यू फिर फिक्स नहीं बोल सकते, 4 नहीं बोल सकते पूरे के लिए, लेकिन छोटे से के लिए y जो भी आ रहा है वो हम बोल सकते हैं। अब हम करेंगे क्या, पूरे एरिया निकालने के लिए हम इस x को बदलेंगे। इस x को मान ली मैंने 1 रखा, तो 1 पर ये आ जाएगी छोटा सा रेक्टेंगल। x को अगर 1.5 रखा, 1.5 पर ये छोटा सा एक रेक्टेंगल आ जाएगा। x का वैल्यू अगर 0.1 रखा तो यहाँ पे एक छोटा सा रेक्टेंगल आ जाएगा। x का वैल्यू 0.5 रखा तो यहाँ पर छोटा सा रेक्टेंगल आ जाएगा। यानी x की वैल्यू बदलते जाओ अलग अलग x की वैल्यूज के लिए। ये जो वैल्यू है
उन छोटे छोटे रेक्टेंगल का एरिया आता जाएगा। तो एक्चुअली में ये जो एरिया है वो कंप्लीट एरिया नहीं है, छोटे से एक रेक्टेंगुलर जो स्ट्रिप बन रही है उसका एरिया। तो कंप्लीट एरिया, अगर पूरे ग्राफ का कंप्लीट एरिया लेना है, ठीक है, तो कंप्लीट एरिया होगा आपका ये जो छोटे छोटे एरिया इनका समेशन, यानी नेट एरिया इक्वल टू क्या हो जाएगा, छोटा सा एरिया। ये डी क्यों लगा रहा हूं मैं, डी जहां भी लग जाता है वो छोटी सी वैल्यू का रिप्रेजेंट करता है। डी एक्स क्यों लिखा, क्योंकि एक्स मुझे बहुत ज्यादा नहीं लेना, जरा सा एक्स लेना, तो डिफरेंशियल एलिमेंट ऑफ एक्स हो गया। तो वाई इंटू डी एक्स, ये हो गया इस वाली स्ट्रिप का एरिया जो कि बहुत जरा सा आएगा, तो डी हो गया। अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ एक्स को जैसे जैसे बदलेंगे अलग अलग स्ट्रिप बनती चली जाएंगी, सारे स्ट्रिप का एरिया किसी का DA1 होगा, किसी का DA2 होगा, फिर DA3, ऐसे सभी का एरिया अगर हम ऐड कर देंगे तो टोटल एरिया हो जाएगा। ऐड करने को हम लोग आप सीख चुके हो, सिग्मा करके ऐड करते थे, DAI, आई की वैल्यू 1 2 जितने भी बन रहे हैं, ऐसे ऐसे छोटे छोटे रेक्टेंगल जितने भी बन रहे हैं, सारे रेक्टेंगल के एरियाज का समेशन सिग्मा DI। लेकिन जब बहुत छोटे छोटे एलिमेंट ले लेते हैं, ये तो n का नंबर का मतलब क्या हो जाता था, 1 2 3 4, ठीक है, तो कोई फिक्स नंबर होते थे, 100 500 1000 10 लाख, वो भी फिक्स नंबर है। लेकिन यहाँ पर जब हम लोग dx ले रहे हैं तो dx की जब हम स्ट्रिप बनाएंगे तो इनफाइनाइट बहुत सारे स्ट्रिप बन जाएंगे, क्योंकि ये जो dx है ये मैंने बहुत बड़ा बनाया है, इतना बड़ा होता नहीं, ये तो बहुत जरा सा होता है। तो dx के बहुत सारे स्ट्रिप हैं, सभी के एरिया को ऐड कर रहे हैं तो टोटल एरिया हो गया। तो टोटल एरिया जब भी ऐसे कैलकुलेट करना है तो न्यूटन साइंटिस्ट ने इसके लिए भी आपके लिए एक कैलकुलस में बना रखा है, फंक्शन बना रखा है, एक मतलब मेथड बना रखा है, और वो मेथड कहलाता है इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन का मतलब ही ऐसे नाम से समझ में आ रहा है, इंटीग्रेट करना मतलब इकट्ठा करना, मतलब सभी को ऐड कर देना। किसको ऐड करना है, छोटे छोटे जो एरिया है उनको ऐड करेंगे तो टोटल एरिया मिल जाएगा, ठीक है। तो कोई भी छोटी छोटी चीज को ऐड करना है तो बड़ी चीज लेने के लिए इंटीग्रेशन से सॉल्व करते हैं, यानी इंटीग्रेशन ऑफ y इंटू डी एक्स। अब y की वैल्यू बदलते जाएंगे, ये पूरा बदलते जाएगा और आपको एरिया मिल जाएगा। यानी कि अगर मुझे इस वाले कर्व का एरिया निकालना है तो एरिया होगा इंटीग्रल y dx। तो ये फार्मूला ही आप याद कर लीजिए, एरिया इक्वल टू होता है इंटीग्रल y dx। और फिर क्वेश्चन में जो भी y का वैल्यू गिवन होगा वो हम यहाँ पर डाल देंगे इंटू dx। y का वैल्यू क्या गिवन है, y का वैल्यू x², यहाँ पर डाल देंगे हम लोग x² इंटू dx, ठीक है। अब ये हो गया अपना एरिया का कैलकुलेशन। लेकिन अपने को एरिया चाहिए यहाँ से यहाँ तक, तो हम क्या करेंगे, x को हम स्टार्ट कहाँ से करेंगे, x को 0 पर, यानी 0 पर एक छोटा सा रेक्टेंगल बनाए, फिर 0.1 पर, 0.2 पर, 0.3 पर रेक्टेंगल, ऐसे बनाते चले जाएंगे रेक्टेंगल। कब तक बनाना है, x इक्वल टू 2 तक बनाना है। इसके बाद में ये जो लास्ट रेक्टेंगल है इसके बाद और रेक्टेंगल को हमको जरूरत नहीं है, तो हम क्या बोलेंगे कि ये एरिया अपने को कैलकुलेट करना है, लेकिन इस एरिया में x स्टार्ट करना है 0 से और x कहां तक ले जाना है, 2 तक। तो ये कहलाता है लिमिट, यानी कि ये जो सिंबल है ये कहलाता है इंटीग्रल। किसका इंटीग्रल, y का, किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में। और कहां से कहां तक करना है, अगर ये फिक्स है क्वेश्चन के हिसाब से तो वो कहलाता है लिमिट, कि ये इंटीग्रेट करना है लेकिन लिमिटेड है, कि यहां से यहां तक ही करना है, उसके बाद में इंटीग्रेट इकट्ठा नहीं करना है, इंटीग्रेट नहीं करना है। कहां से कहां तक इंटीग्रेट करना है, x इक्वल टू 0 से लेकर x इक्वल टू 2 तक, उसके बाद में आपको इंटीग्रेट नहीं करना है। और फिर ये जो y की जगह वैल्यू डालने के बाद में इसको सॉल्व करना है, तो उसके लिए मैथमेटिक्स के कुछ फार्मूले साइंटिस्ट ने बनाकर दे दिए, ठीक है। तो उन फार्मूलों को हम लोग यूज करके सीधा डायरेक्टली यूज करके, जो भी फार्मूले साइंटिस्ट ने बना के दिए हैं डायरेक्टली यूज करके हम लोग, ठीक है, सॉल्व कर लेंगे और अपने को एरिया पता चल जाएगा। ओके, एरिया पता चल जाएगा तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग इंटीग्रेशन के फार्मूले सीखेंगे, यानी इंटीग्रेशन सीखेंगे। क्यों इंटीग्रेशन काम का है, एरिया निकालना। एरिया क्यों निकालना पड़ रहा है, अरे भाई एरिया अंडर कर्व तो बहुत काम का था। एरिया अंडर कर्व वेलोसिटी वर्सेस टाइम डिस्प्लेसमेंट था, एरिया अंडर कर्व एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम वेलोसिटी था, चेंज इन वेलोसिटी था, यानी एरिया हमारे लिए बहुत काम का है। तो एरिया निकालना आना चाहिए। तो एरिया सिंपल वाला कर्व है तब तो एरिया सीधे निकालना आ रहा है। और मैंने देखो अभी तक जितने क्वेश्चन दिए थे उसमें सिंपल दिए थे, या तो स्ट्रेट लाइन था, एक रोम्बस बन जा रहा था आपका,
रोमबस नहीं, सॉरी, क्या बन जाता, ट्रिपेजियम बन जा रहा था, या फिर क्या बन जा रहा था, ट्रायंगल बन रहा था, या रेक्टेंगल या स्क्वायर बन रहा था। तो सिंपल वाले कर दे रहा था, मैं सिंपल वाला ग्राफ दे रहा था। लेकिन अगर ग्राफ ऐसा कुछ टेढ़ा बेड़ा है तो इसका तो ये वाला एरिया, तो ये ट्रायंगल तो ले नहीं सकते, ये पूरा ट्रायंगल तो ले नहीं सकते, रेक्टेंगल भी पूरा नहीं ले सकते, इतना ही एरिया आ रहा है। तो इस टाइप के एरिया को निकालने के लिए मैथमेटिक्स की हेल्प लेंगे हम लोग। तो एरिया के लिए हम लोग रट लेते हैं, एरिया अंडर कर्व क्या होता है, इंटीग्रल y इंटू डी एक्स। ठीक है, इंटीग्रल बाई डी एक्स आया कैसा, किसी भी एक्स पर जो y है उस y का छोटे से dx में जब मल्टीप्लाई करेंगे एक छोटा सा रेक्टेंगुलर स्ट्रिप बनेगा सर। उस स्ट्रिप का जो एरिया होगा वही एरिया होगा इंटीग्रल y dx, समझे। ठीक है, तो ये इंटीग्रल अपने काम का है। इंटीग्रल के फॉर्मूले कैसे ड्राइव होते हैं, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। नीट वाले स्टूडेंट को तो बिल्कुल दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। ओके, एडवांस वालों के लिए खुद ही पता चल जाएगा जब मैथ में सर पढ़ाएंगे। वो तो भयानक जाने कैसे कैसे कठिन कर्व के एरिया निकाल देंगे, मजा आएगा आपको पढ़ने में। ठीक है, तो वो आप वहां सीख ही जाओगे। तो फिलहाल थोड़ा यहाँ आप याद कर लेना, कल मैं जो फार्मूले बताऊंगा उनको याद कर लेना। ठीक है, और इसके बाद में हम लोग क्वेश्चंस अलग टाइप के, जैसे ये जो ऐसा टेढ़ा टाइप का है, इस टाइप के केसेस के लिए, यानी रैंडम टाइप के जो केसेस हैं उनके लिए भी हम लोग एरिया अंडर कर्व निकालना सीखेंगे। ठीक है, ओके, और फिर हम इंटीग्रल का और यूज करना सीखेंगे। एक्चुअली में वो जो इक्वेशंस हैं, जो तीनों इक्वेशन आप यूज कर रहे हो, x = ut + ½ at स्क्वायर, उसका डेरिवेशन इंटीग्रेशन की हेल्प से होता है। ठीक है, बाकी की जो 8, 9, 10 में आपने डेरिवेशन पढ़े हैं वो अब भूल जाना, हम लोग इंटीग्रेशन वाला डेरिवेशन करेंगे और वही अपने को याद रखना है। ठीक है, रियल डेरिवेशन जो है उसी से अपने को सीखना है। ठीक, तो नेक्स्ट क्लास में इंटीग्रल बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, उसको अच्छे से करना है। फिलहाल कल के लिए कल आपका वीडियो नहीं आएगा, कल आप टेस्ट दीजिए अच्छे से, और टेस्ट के जो भी डाउट्स आते हैं मुझे व्हाट्सएप करिए, उन डाउट्स को हम लोग फिर क्लियर कर देंगे। ठीक है, ओके, बेस्ट ऑफ लक फॉर टुमारो।